करेंगे हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश रची जा रही है। आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर योगी के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश, योगी के खिलाफ क्या है खतरनाक साजिश, ये आपको बताने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दरअसल चुनाव से पहले उनके खिलाफ ये सियासी साजिश हो रही है। योगी के खिलाफ क्या साजिश हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ये साजिश रची जा रही है। आइए आपको बताते हैं, सिर्फ 5 हफ्ते, पिछले 5 हफ्ते जहन में लेकर आइए और देखिए कि इन 5 हफ्तों में कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 5 अलग अलग साजिश रची गई, बाकायदा चुनाव को नजर में रखते हुए, बाकायदा चुनाव को जहन में रखते हुए सिर्फ 5 हफ्तों में 5 साजिश आपको हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए यह साजिश रची जा रही है। पहली साजिश जय श्री राम वाली साजिश। योगी को चुनाव में हराने के लिए क्या यह साजिश रची जा रही थी? यह खतरनाक जय श्री राम वाला षड्यंत्र, इसका मकसद उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह माहौल बनाना था कि योगी तो राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन देखो कैसे मुसलमानों पर योगी के राज्य में दमन हो रहा है, लेकिन योगी के खिलाफ एजेंडा फ्लॉप हो गया। दूसरी साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लाशों पर सियासत की साजिश। इससे पहले योगी को कोरोना में नाकाम और नाकामयाब घोषित करने के लिए बाकायदा प्रयागराज में, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही साजिश योगी के खिलाफ प्रयागराज में हुई। गंगा किनारे दफनाई गई इन लाशों पर सियासत हुई। चुनाव से ठीक पहले यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई और योगी को देश ही नहीं विदेश तक बदनाम करने की साजिश गढ़ी गई, लेकिन वो भी कैसे फेल हो गई ये आपको बताएंगे। ये योगी के खिलाफ सिर्फ देखिए 5 हफ्तों में एक के बाद एक क्यों ये साजिशें रची जा रही हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। एक और साजिश देखिए, वोट के लिए रोहिंग्या साजिश। ये भी 2 दिन 3 दिन पहले सामने आई खबर कि कैसे वोट के लिए ये रोहिंग्या साजिश रची गई। बाकायदा कैसे बांग्लादेश से और रोहिंग्याओं को लाकर उत्तर प्रदेश में घुसपैठ कराई जा रही है। न सिर्फ घुसपैठ बल्कि उत्तर प्रदेश में क्या कराया जा रहा है, इनके फर्जी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं, इनके फर्जी वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं ताकि योगी को चुनाव में हराया जा सके। अगली बड़ी साजिश देखिए कैसे राम मंदिर पर रजिस्ट्री वाली साजिश, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए पाकिस्तान की फेसबुक वाली साजिश क्या है। पाकिस्तान ने बाकायदा ये साजिश रची, बहुत से फर्जी अकाउंट बनाए और उसके बाद उसमें ऐसी जानकारियां, ऐसा कंटेंट परोसा गया जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल चुनाव से पहले खराब हो सके। राम मंदिर की रजिस्ट्री वाली साजिश आपको बताएं, ठीक चुनाव से पहले। सोचिए जरा ये सब क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शुरू हो गया। राम मंदिर की जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री को लेकर विवाद खड़ा किया गया जिससे योगी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। आइए अब आपको बताते हैं कि न सिर्फ ये बल्कि कौन लोग हैं जो योगी के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा योगी के खिलाफ साजिश रचने वाले कौन लोग हैं। सामने अगर मैं दिखाऊं आपको कि उन लोगों में सबसे पहला नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर वो पहला नाम है जिन्होंने दरअसल सोशल मीडिया पर ये फैलाया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये चेहरा सामने आता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से बढ़ाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। सवाल यही, क्या चुनाव से पहले जानबूझकर माहौल खराब करने की साजिश रची गई? दूसरा नाम राणा अय्यूब, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम भावना भड़काने में दूसरा नाम है राणा अय्यूब का। राणा अय्यूब ने भी साजिशन बुजुर्ग का वीडियो शेयर किया। चुनाव से पहले राम और हिंदुओं के नाम पर ध्रुवीकरण का षड्यंत्र रचा गया। क्या यह सब उत्तर प्रदेश चुनाव में साजिशन किया जा रहा है? तीसरा नाम है सोशल मीडिया के दंगाइयों में एक नाम जुबैर का भी है। क्या राम को बदनाम करने वाली अफवाह जानबूझकर योगी को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई है? इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर सबसे पहले आपको दिखाता हूं सबसे पहली साजिश उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कैसी रची गई। यह है सबसे पहले साजिश आपके सामने, जय श्री राम वाली साजिश। सोचिए यूपी चुनाव फरवरी में है, उससे पहले कैसे अचानक ये शगुफा सामने आ गया कि एक और साजिश रच दी गई। विजुअल बैक टू बैक जल्दी से दिखाऊंगा मैं। ये जो आप देख रहे हैं ये साजिश ऐसे ही नहीं रची गई, इसके पीछे बहुत बड़ी तैयारी और प्लानिंग थी। मैं आपको बताऊं, योगी के खिलाफ दरअसल उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश थी। क्या साजिश थी?
साजिश ये थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीएम योगी को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, जी हां, जिसमें सबसे पहले 14 जून को ऑल्ट न्यूज, जो एक फैक्ट चेक करने वाला न्यूज पोर्टल है, उसके सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने क्या किया कि बुजुर्ग की पिटाई वाला वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ ही जुबैर ने लिखा, एक बुजुर्ग आदमी सूफी अब्दुल समद सैफी पर गाजियाबाद के लोनी में 4 गुंडों ने हमला कर दिया है। उन्हें बंदूक की नोक पर मारा गया, प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती उनकी दाढ़ी काट दी गई। सोचिए, चुनाव से पहले कैसे योगी के खिलाफ यह षड्यंत्र हो रहा है। क्यों ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं? अचानक एकाएक बाढ़ सी क्यों आ गई है योगी के खिलाफ? इसके बाद क्या हुआ? जुबैर ने एक और वीडियो पोस्ट किया, उसमें जुबैर ने पीड़ित पक्ष का नाम लिखा। यह अब्दुल समद सैफी की घटना को बयान करते हुए पूरा वीडियो है। जुबैर ने लिखा, उनका दावा है उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नाम बुलवाया गया। हालांकि एफआईआर होने के बाद और मामले का सच सामने आने के बाद जुबैर इन तमाम ट्वीट को डिलीट कर चुका था। लेकिन जुबैर के इस ट्वीट के बाद अफवाहबाजों की टोली एक्टिव हो गई। एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट होने लगे। इसी कड़ी में देश के खिलाफ तमाम साजिशों और प्रोपेगेंडा का हमेशा हिस्सा रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी घटना को दर्दनाक बताते हुए, स्वरा भास्कर ने क्या लिखा देखिए, दर्दनाक बताते हुए तमाम तरह की अफवाह फैलाई। लेकिन जब इस मामले में सवाल खड़े हुए तब भी स्वरा अपनी हरकत से बाज नहीं आई और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, स्वरा भास्कर क्या लिख रही थी, गाजियाबाद लिंचिंग पीड़ित का परिवार काम बढ़ाई का वो तावीज बनाने के बारे में कुछ नहीं जानता। सोचिए, स्वरा को कुछ नहीं पता फिर भी पैरवी कर रही। गिरफ्तार किए गए सह आरोपी का भाई भी पुलिस के बयान को चुनौती दे रहा है, यानी पुलिस के खिलाफ खड़ी हो गई। इन दावों की जांच होनी चाहिए। परिवार द्वारा 6 जून को की गई लिखित शिकायत की वास्तविक कॉपी में इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मुहर पर लिखी तारीख से पता चलता है कि एफआईआर से पहले सैफी और उनके हमलावरों जय श्री राम कहने का आरोप पुलिस के संज्ञान में लाया गया था। सोचिए, जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही थी स्वरा भास्कर। खुद रिपब्लिक पर 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये बुजुर्ग तावीज बनाता था स्वरा भास्कर, लेकिन दावे के साथ, मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी, स्वरा भास्कर दावे के साथ कह रही है नहीं, वो तावीज नहीं बनाते, जैसे स्वरा निजी तौर पर बुजुर्ग को जानती हो। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और अफवाह गैंग की हिस्सा राना अयूब ने भी ट्विटर पर मोर्चा संभाला और उन्होंने लिखा, कुछ वीडियो देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती हूं, लेकिन इस वीडियो ने मेरी सांसें फुला दी। एक मुस्लिम शख्स को भीड़ पीट रही है, उसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने को कहा जा रहा है। क्या मुझे अपना गुस्सा दिखाने का अधिकार है? एक मुस्लिम होने के नाते मैं अपमानित महसूस कर रही हूं। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह साजिश जानबूझकर रची जा रही थी। आइए आपको दिखाते हैं साजिश का भांडाफोड़ कैसे हुआ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो बनाने वाला एजेंट जब गिरफ्तार हो गया, दिखाई जरा तस्वीर, ये है उम्मेद पहलवान। वीडियो बनाने वाला शख्स उम्मेद जब गिरफ्तार हुआ, ये हकीकत सामने आई कि दरअसल ये वीडियो साजिशन बनाया गया था। ये बैठा हुआ उम्मेद पहलवान जो बुजुर्ग का वीडियो बना रहा था, समाजवादी पार्टी से इसका क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर दिखाऊं जल्दी से, अगर मैं दूसरी तस्वीर इसकी देखिए कि कैसे ये बुजुर्ग के साथ बैठकर वीडियो बना रहा था और यहां अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई थी। ये इसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से। इस अफवाह में क्या समाजवादी पार्टी शामिल है? अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, इस शख्स की अखिलेश यादव के साथ भी तस्वीर देखिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। देखिए, नेताजी के साथ उम्मेद पहलवान, अखिलेश यादव के साथ। यह बता रहा है कि क्या योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में यह हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में क्या सियासी दलों का भी हाथ था? कुछ एजेंट जो है अफवाहबाज, उनकी तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन इससे ये बच नहीं सकते, ये एकदम साफ है। तो फिर योगी के खिलाफ एक और साजिश मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लाशों वाली साजिश देखिए आप। यानी एक साजिश मैंने आपको दिखाई जय श्री राम वाली, चुनाव से पहले लाशों वाली साजिश। लाशों वाली साजिश पिछले कुछ वक्त में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वो तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं कि कैसे प्रयागराज की तस्वीरों को, ये देखिए, ये वही तस्वीरें। ठीक सोचिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इन लाशों पर सियासत करने की कोशिश की गई, इन लाशों को सोशल मीडिया पर तैराया गया। ठीक कैसे? ठीक बुजुर्ग की तरह, ठीक बुजुर्ग का जैसा
वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, ठीक उसी तरह इन तस्वीरों को भी तैराया गया सोशल मीडिया पर। ठीक बुजुर्ग के लिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जय श्री राम के नारे के लिए मारा जा रहा है, उसी तरह इन तस्वीरों को भी फैलाया गया कि योगी के राज में दरअसल सिर्फ कब्र और कब्र दिख रही है, सिर्फ मौतें हैं कोरोना की वजह से ये छिपाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि लाशों पर कैसे सियासत की गई है, आपको बताते हैं लाशों पर कैसे अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, यह अखिलेश लिख रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार उस सबसे बड़े सच को झुठलाने में लगी है। यानी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं घोर निंदनीय है ये, सत्ता मिथ्या की जितनी भी मिट्टी डाले, यानी झूठ की जितनी भी मिट्टी डाले, लेकिन सत्य की बारिश सारा सच सामने ले आती है। अखिलेश यादव भी उसी झूठ को परोस रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के ट्वीट से पहले एक जवाब दिया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा, योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट जल्दी से मैं दिखाऊं इस वॉल पर। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, ये योगी ने ट्वीट किया, गंगा किनारे शव दफनाने की परंपरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ट्वीट को ट्वीट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे सोशल मीडिया पर योगी के खिलाफ यह खतरनाक साजिश हो रही थी, कैसे सोशल मीडिया पर योगी के खिलाफ यह खतरनाक साजिश हो रही थी। देखिए जरा, कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन भाजपा सरकार उस सबसे बड़े सच को झुठलाने में लगी है। घोर निंदनीय ये अखिलेश यादव ने लिखा, वो हमने आपको बताया। आपको बताने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या कह रही है, दूध का दूध पानी का पानी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत झूठ परोसा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ये जो गंगा किनारे शव हैं, जल्दी से इसे मूव करेंगे प्लीज, गंगा किनारे शव दफनाए जाते हैं, कुछ लोग इस परंपरा को मानते हैं। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद कह रहा है ये परंपरा है, खास वर्ग में ऐसा किया जाता है, कोर्ट का ये कहना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोर्ट ये कह रहा है। आगे कोर्ट कहता है कि गंगा किनारे जो शव दफनाए गए हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी अब तक इस पर सिर्फ सियासत हो रही थी, वो सियासत मैंने आपको दिखा दी। आइए अगली सियासत की बात करते हैं। वोट के लिए कैसे रोहिंग्या साजिश हो रही है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। वोट के लिए कैसे रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट के लिए कैसे घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है योगी को हराने के लिए, क्योंकि जो लोग योगी को नहीं हरा सकते, जिन्हें डर है, वो फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं का कार्ड बनवाकर, रोहिंग्याओं का वोटर कार्ड बनवाकर उन्हें उत्तर प्रदेश में लाकर बसा रहे हैं, जिससे यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ वोट दिलवाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। जहां पर लगता है कि इन लोगों के कारण सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, कानून व्यवस्था को संकट पैदा हो सकता है, तो वहां पर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी। योगी को हराने का प्लान रोहिंग्या विपक्ष ने तैयार कर लिया है। दरअसल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके रोहिंग्या लगातार यूपी से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं हाफिज शफीक, अजीजुर रहमान, मुफीजुर रहमान, मोहम्मद इस्माइल। इन सब की गिरफ्तारी मेरठ के खरखोदा से हुई है। पकड़े गए रोहिंग्या के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह सूबे में लगातार घुसपैठ बढ़ रही है। दरअसल अवैध घुसपैठ की मदद से सीएम योगी को 2022 में हराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अवैध तरीके से देश की सीमा में रोहिंग्याओं को दाखिल किया जा रहा है। इसके बाद उनके तमाम फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें छोटे शहरों में बसा दिया जाता है। एटीएस ने 4 रोहिंग्याओं के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 1 म्यांमार का पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट की कॉपी, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव, विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस को एक गिरोह का भी पता चला है, जो मानव तस्करी, फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट तैयार करता था, साथ ही भारतीय कंपनियों में काम भी दिलवाता था। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इन सब चीज़ों का जब यहाँ पर इंतज़ाम हो जाता है तो फिर ये किसी माध्यम से अवैध तरीके से एंटर करते हैं
और यहाँ जगह जगह पे रहना शुरू कर देते हैं। यूपी में हाल ही में 11 और रोहिंग्याओं को धर दबोचा गया था। अब तक 15 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो यूपी में लगातार घुसपैठियों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह चुनाव भी है, लेकिन यूपी के मुखिया ने बिना किसी लाग लपेट के ये तय कर लिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या फिर रोहिंग्या, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो योगी के खिलाफ एक रोहिंग्या साजिश आपने देख ली। अब राम मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री वाली साजिश देखिए। अभी पिछले दिनों आपने सुना कि राम मंदिर की रजिस्ट्री को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। कैसे चुनाव से पहले यह जिन्न निकलकर सामने आ गया, सोचिए जरा। राम मंदिर की रजिस्ट्री में भी क्या साजिश घोर रची गई, यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ को केवल बदनाम करना और चुनाव से पहले यह माहौल बनाना है। आइए अब आपको मैं सच बताने जा रहा हूं कि इस रजिस्ट्री के पीछे असली खेल क्या है। आपके सामने दरअसल हर जगह हर मंच पर अधूरा सच परोसा गया। असली और पूरा सच क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी सच सामने आ जाएगा कि मंदिर की रजिस्ट्री का अधूरा सच आपके सामने रखकर यह बताया गया कि मंदिर में करोड़ों का घपला हुआ है रजिस्ट्री में। सुनिए जरा। राम मंदिर के बहाने अफवाह गैंग ने एक और साजिश रची। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला उठाया और दावा किया कि जमीन खरीद में बहुत बड़ा घोटाला है। मिनटों में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की हो गई। लेकिन इस आरोप की भी हवा निकल गई। पहले 2 चीजें समझिए। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि सेल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी और तारीख को जमीन बेचने का वादा किया जाए। डीड का मतलब होता है कि वो सेल, वो खरीद पूरी हो गई है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इसे समझिए हुआ क्या। 17 सितंबर 2019 जमीन का एग्रीमेंट टू सेल हुआ। एग्रीमेंट टू सेल यानी आगे हम खरीदेंगे, उससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मैंने आपको बताया वादा किया जाएगा आगे खरीदने का। यह एग्रीमेंट टू सेल हुआ। कुसुम पाठक नाम की महिला ने सुल्तान अंसारी समेत कुछ लोगों के साथ यह एग्रीमेंट टू सेल किया। उस समय के बाजार मूल्य के आधार पर ऐसा किया गया क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं था, आना बाकी था। 2 महीने बाकी थे, इसलिए वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ। 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ का एग्रीमेंट टू सेल हुआ। 18 मार्च 2021 को यह एग्रीमेंट दोबारा किया गया। 2 साल बाद, सोचिए 2 साल बाद, और उसी दाम पर कर दिया गया। मतलब ये कुसुम पाठक ने 2019 वाला सेल एग्रीमेंट 18 मार्च को लागू किया जो सुल्तान अंसारी के साथ हुआ था। कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी वाला ये एग्रीमेंट टू सेल 2019 के बाजार मूल्य के हिसाब से था। 18 मार्च 2021 को क्या हुआ, सेल एग्रीमेंट बाजार मूल्य 18 करोड़। इसी तारीख को सुल्तान अंसारी ने उसी एग्रीमेंट टू सेल को आधार बनाकर सेल एग्रीमेंट किया, यानी जमीन को बेचने का एग्रीमेंट, जिसमें 2021 के बाजार मूल्य के हिसाब से 18 करोड़ की बात हुई। इसे समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई घपला और घोटाला नहीं है। पिछले लंबे वक्त से उसी दाम पर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा था, लेकिन उसके आगे यानी अब तक उसके दाम पर जमीन नहीं बेची गई क्योंकि जमीन बेची नहीं गई थी। इसलिए अब जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ वो उसके बढ़े हुए दाम पर हुआ। ट्रस्ट ने जमीन खरीदी तो सेल एग्रीमेंट किया गया, लेकिन अब जमीन ट्रस्ट ने खरीद ली, इसका अधिग्रहण हो गया और कुछ ही दिनों में सेल डीड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। अयोध्या में 2019 और 2021 इन 2 वर्षों में जमीन के दाम अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर जजमेंट और यूपी सरकार द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणा के कारण ऐसा हुआ, ये सभी जानते हैं। तो ये एक और साजिश बेनकाब हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कैसे आखिर फेसबुक के जरिए भी नफरत फैलाने की कोशिश की गई। फेसबुक से कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले माहौल खराब किया जाए, आइए आपको ये बताने जा रहे हैं। बाकायदा ये अकाउंट अगर मैं दिखाऊं, फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर इस तरह के फेक अकाउंट पाकिस्तान के जरिए बनाए गए, जानबूझकर बनाए गए, जिससे उत्तर प्रदेश चुनाव में नुकसान हो सके। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर किया क्या गया। साजिश की कैसे नापाक फैक्ट्री चल रही थी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हुआ ये
कि पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए बाकायदा 40 अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें 25 फेसबुक पेज, 6 फेसबुक ग्रुप और 28 इंस्टाग्राम अकाउंट शामिल थे। भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी सेना बाकायदा इन लोगों को फंडिंग कर रही थी, लेकिन फेसबुक ने पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और सभी अकाउंट को बंद कर दिया गया। यूपी चुनाव से पहले जानबूझकर बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो ये पूरी साजिश हमने बेनकाब कर दी है, जो आपके सामने आ गई है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 5 हफ्तों में 5 बड़ी साजिश रची गई, खतरनाक साजिश, केवल चुनाव में योगी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे डूबता जहाज हो गई है कांग्रेस। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि कांग्रेस हर राज्य में उठापटक का शिकार है। हर राज्य दर राज्य कांग्रेस झेल रही है उस उठापटक को। आइए आपको बताते हैं कैसे कांग्रेस में हालात बद से बदतर हैं। न सिर्फ एक राज्य बल्कि एक और राज्य, अब तक आपने राजस्थान और पंजाब का नाम सुना होगा, एक नया राज्य है मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में भिड़ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। कैसे कांग्रेस का डूबता जहाज सामने आ रहा है, आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे दिग्विजय और कमलनाथ आपस में भिड़ पड़े हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जल्दी से मैं दिखाऊं वो ग्राफिक्स कि क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह और क्या चाहते हैं कमलनाथ। आखिर क्यों कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता आखिर भिड़ गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आइए आपको बताते हैं। दरअसल मैं अगर आपको बताऊं इसके पीछे वजह ये, अगर मैं उसका बता सकूं कि आखिर वजह क्या थी, क्यों दोनों नेता आपस में भिड़ गए हैं, इसमें आपको बताएं कि दरअसल दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि उनके सुपुत्र को भी पार्टी में सेट किया जाए, पद में सेट किया जाए, लेकिन उनके बेटे को सेट नहीं किया गया। ये बात कमलनाथ को परेशान कर रही है। आइए आपको बताते हैं उनके सुपुत्र हैं कौन। उनके सुपुत्र कौन है ये बताते हैं। उनके बेटे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह। जयवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर जोर है, संगठन प्रभारियों की नियुक्ति से खुश नहीं। 24 जून की बैठक से पहले चाहते ये थे दिग्विजय सिंह कि उन्हें आश्वासन मिले, लेकिन आश्वासन भी नहीं मिला। कमलनाथ ने अब तक चुप्पी साध रखी है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद से हटाना चाहते हैं, बिना सलाह मशवरा के नियुक्ति की गई। कमलनाथ ने अब तक आश्वासन तक नहीं दिया है। यह एक बड़ी वजह है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में खींचतान जारी है। बहरहाल आपको बताएं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह की वजह क्या है, क्यों कलह मची है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में एक और भूचाल आने वाला है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दिग्विजय को राहुल गांधी का गुरु माना जाता है। जब मध्य प्रदेश में ही दिग्विजय सिंह की नहीं सुनी गई तो फिर कहां सुनी जाएगी, सोचिए। ऐसे में दिग्विजय सिंह चुप नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उनकी नाराजगी कांग्रेस को काफी महंगी पड़ सकती है। दरअसल कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं के लाडलों को आगे बढ़ाने का कल्चर रहा है। आम कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बड़े नेताओं के बेटे मलाई खाते हैं। दिग्विजय इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज जो भी हैं अपने परिवार की वजह से, तो फिर वो अपने बेटे को क्यों ना आगे बढ़ाएं। हालांकि दिग्गी राजा ने अब तक इस पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन सवाल यह भी है क्या कमलनाथ झुकेंगे। कमलनाथ के तेवर से ऐसा लगता है कि सियासत के जानकार मानते हैं कि कमलनाथ भी कांग्रेस की सियासत के पुराने नेता हैं। वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे जो उनकी सियासत को प्रभावित करे, और यही वजह है कि प्रदेश में जिला संगठन प्रभारियों की नियुक्ति में उन्होंने अपनी मर्जी से फैसले किए और दिग्विजय देखते रह गए। इसलिए दिग्विजय की छटपटाहट जग जाहिर है। आइए अब आपको बताता हूं कि कांग्रेस का जो जहाज है वो कहां कहां डूब रहा है, क्योंकि एक राज्य नहीं है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां उनकी कश्ती डूब रही है। कौन कौन से राज्य हैं देखिए जरा। सबसे पहला राज्य कौन सा है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहला राज्य देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का ये जहाज और नाव डूब रही है। दूसरा राज्य देखिए कांग्रेस का कौन सा है। दूसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान में भी नैया डूबने जैसी स्थिति हो गई है।
तीसरा राज्य देखिए कांग्रेस का कौन है जहां हालात ऐसे ही हैं, यह है उत्तर प्रदेश, जहां अध्यक्ष और कांग्रेस नेता ने अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है। और कौन सा राज्य है कांग्रेस का जहां हालात खराब हैं? यह राज्य है पंजाब, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू आमने सामने हैं। तो कांग्रेस की हकीकत आपके सामने है। एक और राज्य है असम, यहां भी हालात यही है। तो आप देख रहे हैं यहां भी नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो कांग्रेस की असली हकीकत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस एक टाइटैनिक बन गया है और टाइटैनिक डूब रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस की हालत खराब है कि कैसे न सिर्फ ये राज्य बल्कि मरुस्थल में भी कांग्रेस पानी मांग रही है। रेगिस्तान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, आपस में आमने सामने हैं। अब युवाओं को अपने मुकद्दर का डर सता रहा है। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस में कैसे भगदड़ मची है। कमलनाथ क्या विवाद सुलझाएंगे? इस बीच खबर यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद सुलझाने के लिए कमलनाथ जयपुर जा सकते हैं। इससे पहले राजस्थान विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी अहमद पटेल के पास थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जो खुद मध्य प्रदेश में सियासी बिसात पर उलझा हो, क्या वो राजस्थान में कांग्रेस को टूटने से बचाने में कामयाब हो पाएगा? माना यह जा रहा है कि कमलनाथ के रिश्ते सचिन पायलट से भी अच्छे हैं और अशोक गहलोत से भी। ऐसे में कोई रास्ता निकल सकता है। कमलनाथ सचिन पायलट से एक बार मिल चुके हैं, यह मुलाकात दिल्ली में हुई थी और अशोक गहलोत से मिलना बाकी है और इसी वजह से उनका जयपुर जाना जरूरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस में मची है भगदड़। ये आपको दिखाने जा रहे हैं कांग्रेस में भगदड़ के पीछे वजह क्या है। ये मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस से भागना चाहते हैं। देखिए जरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह पार्टी को टूटने से बचाया जाए, लेकिन उसकी अब तक की कोशिश नाकाम नजर आ रही। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कई छोड़ने की कगार पर हैं, कई को वक्त का इंतजार है। मध्य प्रदेश के गद्दावर कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केवल पार्टी छोड़ चुके हैं, बल्कि बीजेपी का कमल भी थाम चुके हैं और कमलनाथ सरकार का भी बंटाधार कर चुके हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले जितिन प्रसाद ने कमल थाम लिया। जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता है और वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। लाजमी है कि इससे यूपी कांग्रेस को नुकसान होना लाजमी है। असम में कांग्रेस विधायक रूप ज्योति ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। रूप ज्योति पिछले महीने ही चुनाव जीते, लेकिन आलाकमान से वो इस कदर नाराज थे कि अपनी विधायकी को भी दांव पर लगा दिया। चाय बागानों के मजदूरों में रूप ज्योति कुर्मी को पकड़ काफी अच्छी और संघर्षशील नेता के तौर पर भी उनकी पहचान है। इनके अलावा कई और चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर है। खबर है कि कांग्रेस में बात बनी नहीं तो सचिन पायलट भी बीजेपी में लैंड कर सकते हैं। मिलिंद देवड़ा गुजरात सरकार की तारीफ कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि सिद्धू भी बाउंड्री पार जा सकते हैं। तो ये है हालात। आइए अब आपको बताते हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ राज्य हुए, उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब है। यूपी कांग्रेस की बात करूं तो यूपी कांग्रेस में भी उबाल है, यानी कोई राज्य बचा नहीं है जहां कांग्रेस में मारधाड़ और उठापटक ना मची हो। आइए आपको दिखाते हैं फ्लोर है इस पर यूपी कांग्रेस में कैसे उबाल है, ये आपको बताने जा रहा हूं। यूपी कांग्रेस में दरअसल उबाल के पीछे वजह क्या है वो मैं आपको बताऊं। उबाल के पीछे वजह देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लल्लू सवर्णों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, असम में पार्टी अभी संभल नहीं पाई थी कि यूपी जैसे अहम राज्य में भी कांग्रेस में बवाल मचने लगा है, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी खुद प्रियंका वाड्रा है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व सचिव रहे सुनील राय ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को लिखी चिट्ठी में सुनील राय ने लिखा है कि अजय कुमार लल्लू सवर्णों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि सवर्ण कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। सुनील राय ने लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए लिखा है कि वो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। अगले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सुनील राय ने तो यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि अजय कुमार लल्लू उनकी हत्या करवा सकते हैं। जब अब जिस पार्टी का अपना कार्यकर्ता अपने ही अध्यक्ष पर हत्या करवाने का शक जता रहा हो, और शक ही नहीं
बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी भी दे रहा हो, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस योगी आदित्यनाथ की चुनौती से आखिर कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे भी कांग्रेस के पास यूपी में केवल 7 विधायक हैं और प्रियंका वाड्रा को अपनी इज्जत बचाने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा, नहीं तो राहुल गांधी की तरह उन पर भी नाकाम नेता का ठप्पा लग जाएगा। तो यह स्थिति है कांग्रेस की यूपी में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि कैसे कोरोना में तीसरी लहर से सावधान तो हम बात करेंगे, लेकिन कैसे कोरोना शेर को खा गया ये मैं अब दिखाने जा रहा हूं। कैसे आदमखोर को शिकार बना रहा है कोरोना, ये आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी लहर से सावधान, तीसरी लहर आने वाली है कुछ हफ्तों में, ये आपको बताऊंगा। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा आगाह किया। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। और आइए आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। मैं दिखा रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन देश में लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखिए जरा, ये है बाजार की तस्वीर। बाजार में मास्क लगाए एक शख्स आपको दिखाई नहीं देगा, सब बिना मास्क हैं। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ वक्त में तीसरी लहर आ रही है, लेकिन भीड़ देखिए। ये जो भीड़ की तस्वीरें, इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या हम तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे देश में यह हाल है, लेकिन विदेश में जहां अनलॉक हुआ है वहां देखिए लोग बाजार में कैसे जा रहे हैं। वो तस्वीरें मैं दिखाऊं। विदेश में देखिए जो बाजार में लोग जा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां अनलॉक के बाद लोग पहुंचे हैं जहां वैक्सीनेशन हो गया है, वो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा ये आपको दिखाएं, हिंदुस्तान की वो तस्वीरें दिखाते हैं, मेट्रो में लोग कैसे जा रहे हैं ये देखिए जरा, और विदेश में लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मेट्रो की हालत है। मेट्रो खुलते ही देखिए जरा भीड़, खचाखच भीड़, मेट्रो की खचाखच भीड़, और ये मेट्रो जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसे हम सफर करेंगे तो कैसे चलेगा। आइए आपको दूसरे मुल्कों में दिखाते हैं मेट्रो में लोग कैसे सफर कर रहे हैं, आखिर हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। वो तस्वीरें ये देखिए, लोग बाकायदा मास्क में निकल रहे हैं, मास्क में आ रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है दूसरे देशों में मेट्रो पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं सड़क पर, हिंदुस्तान में सड़क पर भी लोग हमारे यहां कैसे चल रहे हैं, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सड़कों पर भी लोग कैसे चल रहे हैं, ये देखिए जरा, कितनी जबरदस्त भीड़ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, दिल रखने की जगह नहीं है। फुल स्क्रीन अगर इस तस्वीर को हम दिखाएं, देखिए जरा, ये भीड़ देखकर डर लगता है, खौफनाक भीड़ है। ये उस दौर में भीड़ है जब देश में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तब ये आलम है भीड़ का। अब आप सोचिए, इन्हें कोरोना से डर नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं, देखिए जरा, दुनिया के दूसरे मुल्क जो कोरोना से जूझ रहे हैं, वहां देखिए सड़कों पर हालत क्या है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं, ये हम आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लोग कैसे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 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 मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे शेर की जान ले ली कोरोना ने। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आदमखोर को शिकार कर रहा है कैसे कोरोना, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तमिलनाडु से खबर आई है कि वहां बहुत से शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब आदमखोर कैसे कोरोना का शिकार हो रहा है, ये देखिए। यानी सवाल ये, अब तक इंसानों की जान लेता रहा, अब जानवर की जान ले रहा है। आइए आपको बताते हैं कैसे ये शिकार हुए। आइए आपको बताते हैं कैसे कोरोना का शिकार हुए ये जानवर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल हुआ क्या, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुआ ये कि चेन्नई के जू में 9 शेरों को कोरोना हुआ। जल्दी से मूव करेंगे इसे। 9 शेरों को कोरोना हुआ और 4 शेरों में डेल्टा वेरिएंट मिले। 4 शेरों में डेल्टा वेरिएंट मिले। जू में शेरों का इलाज चल रहा था और इस इलाज के दौरान हुआ क्या, इससे पहले शेर शेरनी की मौत हो गई। और आपको बता दें कि यही वजह है कि आदमखोर अब शिकार कर रहा है दरअसल शेरों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को, खिलाड़ी कुमार को किसने चैलेंज किया है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अक्षय कुमार को आपने स्टंट करते देखा होगा, इस तरह से लड़ते देखा होगा, लेकिन अक्षय कुमार को अब किसने चैलेंज किया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी तस्वीर दिखाइए। अक्षय कुमार को चैलेंज किया है अंडरटेकर ने। अंडरटेकर अक्षय कुमार से कह रहे हैं, आइए 2-2 हाथ हो जाएं,
असली वाले, ये बाकायदा सोशल मीडिया पर चैलेंज किया है। दिखाइए जरा अक्षय कुमार को क्या चैलेंज किया है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। अंडरटेकर ने लिखा है असली फाइट का चैलेंज, यानी अंडरटेकर कह रहे हैं कि अब वक्त है असली फाइट के चैलेंज का। आइए पूरी कहानी आपको बताता हूं हुआ क्या। दरअसल ये मैं आपको बताऊं कि कैसे अंडरटेकर ने चैलेंज किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी तो आपको याद ही होगी। इसी फिल्म में अक्षय का अंडरटेकर के साथ फाइट सीन दिखाया गया था। इस फिल्म को हाल ही में 25 साल पूरे हुए, जिस पर अक्षय ने एक ट्वीट किया और बताया कि फिल्म में जो फाइट सीन अंडरटेकर के साथ दिखाया गया था, दरअसल वो सीन ली के साथ फिल्माया गया था, जो कि फिल्म में द अंडरटेकर की भूमिका निभा रहे थे। आपको बता दें कि ब्रायन ली पेशेवर रेसलर हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी अंडरटेकर से मेल खाती है। फिल्म में नाम भी अंडरटेकर ही रखा गया है और जो सीन शूट किए गए वो दूरी के साथ किए गए थे, जिससे कि अभिनेता की शक्ल का दर्शकों का ध्यान ही न गया। लेकिन अब जब अक्षय ने ट्वीट कर दिया तो उससे मामला फिर गर्मा गया है। फिल्म को लेकर असली अंडरटेकर ने उन्हें असली फाइट का चैलेंज कर दिया है। अंडरटेकर ने अक्षय ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है, जब असली मैच के लिए आप तैयार हो तो मुझे बताइए। उधर अक्षय ने अंडरटेकर के ट्वीट पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और लिखा, भाई पहले मुझे मेरा इंश्योरेंस चेक करने दीजिए, फिर आपको बताता हूं। तो ये था अक्षय कुमार का ट्वीट। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।